नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में काफ़ी सेम सेम सी चीज़ें हैं। ये बहुत बोरिंग है बट चलो करते हैं, सिलेबस में तो करना तो है ही। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी फोकस किस पे करता है? इट फोकसेस ऑन द आइडिया दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड फ्रॉम फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलिनेशन एंड लैक ऑफ मीनिंग इन लाइफ। मतलब कोई भी जो डिस्ट्रेस होता है, एंजाइटी ले लो, डिप्रेशन ले लो, ये जो डिस्ट्रेस होते हैं किस वजह से होते हैं? ये लोनलीनेस की फीलिंग, अगर कोई बहुत ज़्यादा अकेला रहता है उस वजह से हो सकता है। लैक ऑफ मीनिंग मतलब उसको अपनी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं पता, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का पता नहीं क्या पर्पस है, मुझे तो कोई पर्पस ही नहीं दिख रहा, तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद आइसोलेशन, एलिनेशन मतलब आइसोलेशन, अगर कोई बहुत आइसोलेटेड अकेला अकेला रहता है उसकी वजह से हो सकता है। लोनलीनेस और आइसोलेशन अलग अलग है। लोनलीनेस मतलब उसको कोई मिल नहीं रहा साथ में शेयर करने के लिए चीज़ें, वो हमेशा अकेला है। एलिनेशन मतलब वो खुद को आइसोलेट किए हुए, जानबूझ के वो लोगों के साथ नहीं कर रहा, चाह रहा, बात नहीं कर रहा। और फुलफिलमेंट, लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है, पॉइंट नंबर 1 इज़ loneliness, point number 2 is alienation which is isolation, and point number 3 lack of meaning, और point number 4 lack of fulfillment। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस उस पर्सन के अंदर हो रहा है। एंड इट एम्फेसाइजेज ऑन पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ पे एम्फेसाइज करता है। मतलब इसका जो एंड गोल होता है, एंड पर्पस होता है, एम होता है, इट इज़ टू सी पर्सनल ग्रोथ इन द क्लाइंट। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 11th में पढ़ा था ना, एक्सप्लोरिंग या अनलॉकिंग आवर फुल पोटेंशियल, डिस्कवरिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, वो हमारा एक्चुअलाइजेशन हो गया। एंड इसको अचीव करने का प्रोसेस क्या है? इसको अचीव करके हम ज़्यादा बैलेंस बन सकते हैं, इंटीग्रेटेड बन सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ भी लिखी है अगर किसी को याद नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज इनेट फोर्स दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू ग्रो इमोशनली, पर्सनली एंड सीक बैलेंस इन लाइफ। डिस्ट्रेस तब होता है जब सोसाइटल नॉर्म्स और फैमिली रिस्ट्रिक्शन हमें सेल्फ एक्चुअलाइज करने से रोक देते हैं और हमारे अंदर डिस्ट्रेस कॉज हो जाता है। तो ह्यूमंस, तुम्हारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि ह्यूमन सीक फ्री एक्सप्रेशन। फ्री एक्सप्रेशन मतलब उनको क्या पसंद है कि वो फ्रीली खुद को एक्सप्रेस कर सकें, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस सबको बता सकें। लेकिन सोसाइटी नेगेटिव इमोशंस को देखती है एज समथिंग दैट विल कॉज डिसबैलेंस इन सोसाइटी, तो इसलिए वो हमें नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रोकती है। अब अगर हम फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर डिस्ट्रेस होगा और उस डिस्ट्रेस के वजह से हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है। तो फ्री एक्सप्रेशन, लैक ऑफ फ्री एक्सप्लेनेशन इज कॉज टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है। और हीलिंग कब होती है? हीलिंग तब होती है जब ऐसे ऑब्स्टेकल को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको रिमूव कर पाते हैं, तो हमारी हीलिंग होती है। ठीक है। इफ समवन इज नॉट एबल टू परस्यू अ करियर और पर्सनल पैशन बिकॉज ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेशन, दे मे एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई पर्सन जो है वो एक ऐसा करियर जो उसको खुद को परस्यू करना है, वो फैमिली की वजह से परस्यू नहीं कर पा रहा, तो उसकी जो एक्सपीरियंस, वो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं होगी और उसको फ्रस्ट्रेशन या इमोशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब इसका एक क्वेश्चन है, ऐसा सेम सा क्वेश्चन तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में ही भी है कि एक पर्सन है वो चाहता है सिंगर बनना, बट उसकी फैमिली चाहती है कि वो डॉक्टर बने। अब उसकी फैमिली उसको सिंगर बनने नहीं दे रही, तो क्या कभी वो सेल्फ एक्चुअलाइज या फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, बिकॉज उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज हिंडर्ड बाय फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड सोसाइटी। तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा और डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के अंदर हमारा फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे बिलीव दैट हीलिंग तभी होगी, हीलिंग हैपेंस ओनली व्हेन अ पर्सन कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर इमोशन, बिना जजमेंट के, बिना किसी चीज़ से डरे। अगर वो इमोशंस को खुद फ्रीली बता सकते हैं तो हमारे अंदर हीलिंग होती है, बट ऐसा होता नहीं है। सोसाइटी तो हमें एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने से रोकती है, क्योंकि हम जज, सोसाइटी में अगर हम अपने एक्सप्रेशंस को फ्रीली एक्सप्लोर करेंगे, फ्रीली हम एक्सप्रेस करेंगे, तो सोसाइटी हमें जज करेगी और जज करने की वजह से हमें फोर्स किया जाता है कि हम अपने एक्सप्रेशन, इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखें, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है और उसकी वजह से हमारी हीलिंग रुक जाती है एंड इट रादर कॉजेज डिस्ट्रेस। अब इस थेरेपी का गोल ही यही होता है कि हम उसको नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, ताकि वो हीलिंग कर सके बाय एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस फ्रीली। समझ आया क्या क्या पॉइंट है? कि एक्चुअलाइजेशन अचीव करना हमारा गोल होता है, हीलिंग तब होती है जब हम फ्रीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ
क्या नेगेटिव वैलिडेशन की वजह से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सोसाइटी में, और इसकी वजह से डिस्ट्रेस होता है। तो इस थेरेपी में हमें ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें ओपनली, नॉन जजमेंटली, और इसकी वजह से हम हील हो जाएँगे, ठीक है? फिर है हमारा क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। अब इसमें क्लाइंट जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है। वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकता है, बट फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हारे ऊपर कोई पर्सन नहीं है सुपरवाइज़ करने के लिए, तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो कोर्स ऑफ एक्शन भी थेरेपी का क्लाइंट को ही डिसाइड करना होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर होती है। थेरेपिस्ट सिर्फ़ एज़ अ फैसिलिटेटर एक्ट करता है। फैसिलिटेटर मतलब उसको वो गाइड करेगा, उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देगा, बट कुछ भी अथॉरिटी फिगर की तरह कोई काम नहीं करेगा। एंड थेरेपी का गोल क्या होता है? इट इज़ टू इंक्रीज क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस, क्लाइंट के सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करना, उसकी लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रोकने में, उसको आइडेंटिफाई करके उसको कम कराना, ठीक है? अ क्लाइंट स्ट्रगलिंग विद सेंस ऑफ पर्पस may be guided to explore life choices and emotions that have been repressed, enabling them to grow and find deeper meaning in life। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ सेंस ऑफ पर्पस फाइंड कर रहा है, तो उसको हम अपनी लाइफ चॉइसेस को दोबारा से रिविजिट करने के लिए बोलेंगे और अपनी लाइफ में डीपर मीनिंग फाइंड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है? हीलिंग इसमें डीप अवेयरनेस के थ्रू हो रही है, डीपर अंडरस्टैंडिंग वो गेन कर रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। और इसमें ये जो थेरेपी है ये पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, सेल्फ अवेयरनेस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, और ये एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड करती है? सपोर्टिव और नॉन डायरेक्टिव, ठीक है? ये मैस्लो की हायरार्कियल नीड पर बनी हुई है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द टॉप मोस्ट गोल। फिर है हमारा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं ना बहुत लोगों को, उसको हम न्यूरोटिक एंजाइटी बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में तुम्हारा पहला जो टाइप है इट इज़ लोगोथेरेपी। 2 टाइप्स हैं इसमें, जेस्टॉल्ट भी है, क्लाइंट सेंटर भी है, और लोगो है, 3 सॉरी 2 नहीं 3। अब लोगोथेरेपी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है मीनिंग मेकिंग मतलब फाइंडिंग द पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। हमें अपनी लाइफ का पर्पस और मीनिंग ढूंढना। कई बार अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ का कोई मीनिंग कोई पर्पस नहीं है, या ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में है जहाँ पे वो अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता कर पा रहे हैं, तो वो लोगोथेरेपी लेते हैं। लोगोथेरेपी फ्रैंकल ने डेवलप की थी। ही बिलीव दैट डिस्कवरिंग मीनिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटल वेलबींग। अगर किसी को कोई सीरियस, किसी पर्सन ने एक सीरियस एग्जाम्पल है, किसी पर्सन ने एक सीरियस इलनेस या ट्रॉमा सरवाइव कर लिया है, और उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि ही हैज़ लॉस्ट द पर्पस इन लाइफ, तो वो लोगोथेरेपी ले सकता है। हमारे जो फ्रैंकल थे उन्होंने बोला कि हमारा, जैसे उसने बोला था ना कार्ल, क्या नाम उसका, कार्ल जंग ने, कि हमारा एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, वैसे ही इसने बोला, फ्रैंकल ने बोला कि हमारा एक स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस भी होता है। और स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस में क्या चीज़ें स्टोर होती है? तो इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ डीपर ह्यूमन वैल्यूज़। डीपर ह्यूमन वैल्यूज़ में क्या आएगा? लव, एस्थेटिक अवेयरनेस, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम अवेयर हों, फीलिंग्स को हम एक्सप्लोर कर सकें, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गाइड आर लाइफ। तो फ्रैंकल सेड कि एक हमारा स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस होता है जहाँ पे हम डीपर ह्यूमन वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। स्टोर भी क्या करते हैं? जैसे एस्थेटिक अवेयरनेस एक एग्जाम्पल हो गया, और वो फिर हमें हमारी लाइफ को गाइड करने में हेल्प करते हैं। जिसकी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी अनफुलफिल्ड फीलिंग्स हैं, और वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को अराइज कर रही हैं, तो उसके क्या क्या इंडिकेटर्स होंगे, या क्या क्या हमें सिम्टम दिखेंगे? वो लैक ऑफ कनेक्शन फील करेगा अपनी डीपर स्पिरिचुअल वैल्यूज से, और जिसकी वजह से उसको एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होगी, ठीक है? एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी क्या है? एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का दूसरा नाम है न्यूरोटिक एंजाइटी। न्यूरोटिक एंजाइटी होती है हमारे स्पिरिचुअल कंसर्न्स की वजह से। जैसे मीनिंगलेस का फियर है कि मेरी लाइफ बहुत मीनिंगलेस हो गई है, कोई मीनिंग नहीं है इस लाइफ का, तो उसकी वजह से मुझे एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होगी। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी कह सकते हैं हम इसको, या न्यूरोटिक एंजाइटी होगी, ठीक है? Someone who questions the purpose of their life or struggles with the idea of morality may experience existential crisis। अगर कोई अपनी लाइफ का पर्पस बार बार क्वेश्चन कर रहा है, मतलब उसका एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अब लोगोथेरेपी का गोल क्या है? तो लोगोथेरेपी का प्राइमरी फोकस होता है इन फाइंडिंग मीनिंग, हमारी लाइफ का मीनिंग ढूंढने में, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में अपनी लाइफ, अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में, ठीक है? और उसने एम्फेसाइज किया दैट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू चूज देयर एटीट्यूड एंड फाइंड मीनिंग। जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी होती है उसमें भी लोगों के पास ये फ्रीडम होती है कि दे कैन चूज देयर सर्कमस्टेंसेस, या कैसे वो एक्ट करेंगे, ठीक है?
अब लोगोथेरेपी के अंदर क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप क्या होता है, अब इसमें ना बहुत बाइफोकेशन है, एनसीईआरटी में ये चीज़ें एक एक लाइन में एक्सप्लेन की हुई है, तो इसलिए कंटेंट तुम्हें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट इट इज़ गुड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप क्या होता है लोगोथेरेपी में? थेरेपिस्ट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, ओपन अप्रोच यूज़ करता है। ओपन अप्रोच मतलब हम अपने वैल्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल साइकोडायनामिक थेरेपी जो होती है उसके अंदर ट्रांसफेरेंस, जैसे हमने देखा था साइकोडायनामिक थेरेपी फ्लूइड वाली जो अब तुम्हारी कट चुकी है वैसे, उसमें एक फिनोमेना होता है ट्रांसफरेंस का। ट्रांसफरेंस मतलब क्लाइंट अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट कर लेता है थेरेपिस्ट के ऊपर, जिसको हम हाईली डिस्करेज करते हैं। सपोज मेरी लाइफ में कोई पेरेंट फिगर मिसिंग है, तो मैं थेरेपिस्ट को एज पेरेंट देखने लगूंगी या एज सिस्टर ब्रदर देखने लगूंगी अगर वो मिसिंग है, तो दैट इज नोन एज ट्रांसफरेंस। लोगोथेरेपी में हम इसको डिस्करेज करते हैं और इसके अंदर प्रेजेंट मोमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हेयर एंड नाउ पे फोकस करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए कि इट इज़ अ डायरेक्ट अप्रोच, ओपन अप्रोच, इसमें क्लाइंट जो है उसके साथ हम अपने पर्सनल आइडियाज़, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। ट्रांसफरेंस इज़ हाईली डिस्करेज्ड एंड हियर एंड नाउ पे फोकस होता है। इमीडिएसी ऑफ प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे हम रहना उनको सिखाते हैं। तो ओवरऑल एम क्या होता है? ओवरऑल एम इज़ टू फैसिलिटेट द क्लाइंट इन फाइंडिंग मीनिंग, पर्पस एंड फुलफिल्ड लाइफ। ठीक है। क्लाइंट सेंटर सेकंड में भी पढ़ा था कि इट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल रॉगर ने डेवलप की थी ये थेरेपी, और ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड है। इसका भी एम्फेसिस किस पे होता है? ऑब्वियसली एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में आ रही है, तो इसका भी फोकस होगा सेल्फ पे, पर्सनल ग्रोथ पे, फुलफिलमेंट पे। और उसने बोला कि इंडिविजुअल हैव एन इनहेरेंट कैपेसिटी। इनहेरेंट मतलब जो हमारे अंदर बचपन से होती है, शुरुआत से होती है, फॉर सेल्फ हीलिंग के लिए हमारे अंदर, पर्सनल ग्रोथ के लिए हमारे अंदर एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है। अगर थेरेपी में थेरेपिस्ट एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे तो वो पर्सन जो है वो सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग कर सकता है। तो इसीलिए एज अ थेरेपिस्ट हमें उसमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इसके थेरेपेटिक प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं? तो पहला प्रोसेस हो गया नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच मतलब वी एज अ थेरेपिस्ट डू नॉट डायरेक्ट द सेशन, इंस्टेड क्लाइंट्स आर द डायरेक्टर और डिसीजन मेकर्स। ठीक है, हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। थेरेपिस्ट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, मतलब हम क्लाइंट के प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे, हम क्लाइंट को उसकी फीलिंग को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे, उनको मोर अवेयर बनाएंगे और एक वार्म और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे बाय शोइंग एम्पैथी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ओके। की कॉन्सेप्ट इसके क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस होता है, सेल्फ पे ज़्यादा फोकस होता है। फ्रीडम ऑफ चॉइसेस होते हैं कि हमारे पास हमेशा फ्रीडम होती है कोई भी चॉइस लेने के लिए। एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कॉन्ग्रुएंस और रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग। एम्पैथी तो तुम्हें पता है, पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज विदाउट एनी जजमेंट, शोइंग देम पॉजिटिव रिगार्ड या शोइंग देम पॉजिटिव इमोशंस लाइक एफर्मेशन। फिर हमारा कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस है मतलब थेरेपिस्ट ऑथेंटिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है इन देयर इंटरेक्शन, फेक नहीं होता, वो ऑथेंटिक एडवाइस देगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेगा। अगर उसे कोई चीज़ गलत लग रही है तो गलत लग रही है, और सही लग रही है तो सही लग रही है, वो क्लियरली उसको बतानी है। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग मतलब हम थेरेपिस्ट एज थेरेपिस्ट क्लाइंट के फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स में। तो ये की कॉन्सेप्ट्स थे। आउटकम क्या होते हैं? क्लाइंट ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं खुद के बारे में, तो सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव हो गई। मोर कॉन्ग्रुएंट मतलब उसका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ ज़्यादा कॉन्ग्रुएंस होगा। रियल सेल्फ होता है जो कि वो हैं, और हमारा आइडियल सेल्फ क्या होता है? जो कि हम बनना चाहते हैं। तो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में जितनी ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसी होगी उतना ज़्यादा कम एंजाइटी होगी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब वो जितना ज़्यादा ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी लो एंजाइटी होगी, और ओवरलैपिंग जितनी कम होगी, ये मेरा आइडियल सेल्फ है, ये मैं बनना चाहती हूँ। ठीक है, और मेरा रियल सेल्फ क्या है? दिस इज़ माई रियल सेल्फ। और ओवरलैपिंग तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ही कम है, तो इस केस में एंजाइटी हाई होगी। तो बाय द एंड ऑफ द थेरेपी ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं हम, रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ को कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, उसके ऊपर ओवरलैप करने लगता है। अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आप को लेकर ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाते हैं। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक में भी क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। फिर है जेस्टॉल्ट अप्रोच। ये फ्रिट्ज पर्ल्स और लॉरा पर्ल्स ने दिया था। इन्होंने बोला कि ये जो जेस्टॉल्ट थेरेपी है एक होलिस्टिक सेल्फ अवेयरनेस अप्रोच है, और जेस्टॉल्ट का मतलब होता है होल। ये 11th में हमने पढ़ा था जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अंदर, कि हम पैटर्न्स को, अगर मैं यहाँ डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ, है ना, तो इन डॉट्स को तुम एज डॉट्स ना देख के एक शेप देखोगे कि ये भाई ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या जो भी है। तो ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये तुम देखोगे कि ओवरऑल कौन सा शेप बना रहा है, रेक्टेंगल का बना रहा है, मैंने ऐसे आर्क्स ड्रॉ कर दिए। तुम तो तुम इन आर्क को इंडिपेंडेंट आर्क्स नहीं देखोगे, बट इनको क्या देखोगे? एज सर्कल देखोगे। तो हम चीज़ों को एज अ होल देखते हैं, दैट इज जेस्टॉल्ट। अब
ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इंडिविजुअल्स आर बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन दे आर व्यूड एज अ होल बीइंग रेदर देन सम ऑफ देयर पार्ट्स। इंडिविजुअल को हम ज़्यादा अच्छी तरह तब समझ सकते हैं जब उनको हम एज अ होल देखते हैं, ना कि उनको हम सिर्फ उनकी डिसेबिलिटी के थ्रू देखें। अगर किसी को डिप्रेशन है तो मैं सिर्फ उस पार्ट को हाईलाइट ना करूँ, देखूँ कि एज अ होल ये पर्सन कैसा है। अब इसमें क्या क्या सिखाते हैं जेस्टॉल थेरेपी में? जेस्टॉल थेरेपी प्रेजेंट पे फोकस करता है, अवेयरनेस को इंक्रीज करता है और बॉडी लैंग्वेज को इंक्रीज करता है। इसके अंदर हम अपने बॉडीली रिस्पॉन्सेज को एक्टिवली कंट्रोल और ऑब्जर्व करना सीखते हैं। आउटकम क्या होता है? दे गेट हायर सेंस ऑफ सेल्फ, उनके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं, सेल्फ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अब जेस्टॉल थेरेपी के अंदर, बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि द थेरेपी जो होती है इसके अंदर क्लाइंट इज टॉट टू रिकॉग्नाइज देयर बॉडीली प्रोसेसेस एंड इमोशंस दैट आर बीन ब्लॉक आउट ऑफ अवेयरनेस। वो बॉडीली प्रोसेसेस, वो इमोशंस जो हमारे अवेयरनेस से ब्लॉक हो रहे हैं, जो हमारे कॉन्शियस से ब्लॉक हो रहे हैं, क्लाइंट को वो चीज़ें रिकॉग्नाइज करना सिखाते हैं हम, ठीक है। तो दैट इज वन प्रैक्टिस इन जेस्टॉल थेरेपी। इस पे एक एमसीक्यू भी आया था कि इन विच ऑफ द थेरेपी द क्लाइंट इज टॉट टू रिकॉग्नाइज देयर बॉडी प्रोसेसेस। और दूसरी पॉइंट ये लिखी है कि इस थेरेपी में हम क्लाइंट को उसकी फैंटेसीज को एक्ट आउट करने के लिए बोलते हैं। जो भी उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी उसके फीलिंग्स है, उसमें जो उसकी फैंटेसीज है उसको एक्ट आउट करने के लिए बोलते हैं। तो उससे हमें उसके हिडन पोटेंशियल, हिडन मोटिव्स का पता चलता है। तो ये जेस्टॉल थेरेपी थी। अब साइकोथेरेपी के अंदर जो हीलिंग है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसको? पहला तो कि हम कौन-सी टेक्नीक यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं टेक्नीक ही गलत यूज़ कर रही हूँ, फ़ोबिया को ठीक करने के लिए हमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन यूज़ करना होता है। मैं एवर्सिव टेक्नीक यूज़ कर रही हूँ, तो उस केस में तो नहीं होगा ना वो इंसान ठीक। तो द टेक्निक यूज्ड highly influences the effectiveness of therapy. For example, in the case of anxious client, techniques like relaxation training and cognitive restructuring can be used and are particularly effective in reducing anxiety. तो सक्सेस तभी होगा ना जब मैं एंजाइटी रिड्यूसिंग टेक्निक यूज़ करूँगी। अगर मैं कोई और टेक्निक यूज़ कर रही हूँ तो सक्सेस नहीं होगा। सेकंड है थेरेपेटिक अलायंस। थेरेपेटिक अलायंस मतलब थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच रिलेशन कैसा है। अगर उनके बीच बहुत पॉजिटिव रिलेशन है, थेरेपिस्ट जो होता है वो रेगुलर अवेलेबल है, वो वार्म और एम्पैथी प्रोवाइड कर रहा है, इमोशनल कनेक्शन है इनके बीच, म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और वो कोलैबोरेटिवली काम करना चाहते हैं, तो चांसेस आर कि थेरेपी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो चांसेस आर कि थेरेपी सक्सेसफुल नहीं होगी। रीज़न बीइंग कि अगर थेरेपिस्ट को क्लाइंट ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा तो उससे ओपन अप ही नहीं होगा और उसकी बात भी नहीं मानेगा। देन वी हैव कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस इज़ जो पेंट अप इमोशन होते हैं उसका रिलीज़ होना। तो फर्स्ट जो इनिशियल सेशन होते हैं ना, इनिशियल इंटरव्यू सेशंस होते हैं, दे दो सेशन एक्ट्स एज़ अ वेरी गुड बेस फॉर कैथारसिस। वहाँ पे इंसान अपने इमोशंस को, अपने पेंट अप थॉट्स को रिलीज़ करता है और जितनी जल्दी वो अनबर्डनिंग हो जाए उतना ज़्यादा थेरेपी सक्सीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट एनेबल्स द क्लाइंट टू अनबर्डन इमोशनल डिस्ट्रेस एंड गेट देम गेन रिलीफ फ्रॉम बॉटल्ड अप इमोशंस। फिर है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर में दो फैक्टर्स आते हैं, क्लाइंट वेरिएबल और थेरेपिस्ट वेरिएबल। तो एक बार इस पे क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट आर द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट वेरिएबल दैट डिसाइड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी। तो पहला तो क्लाइंट वेरिएबल में है कि क्लाइंट कितना ज़्यादा चेंज होने के लिए मोटिवेटेड है, हाउ मोटिवेटेड, हाउ विलिंगनेस द क्लाइंट इज, कितनी उसके अंदर डिज़ायर है टू मेक द चेंज इन देयर लाइफ। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा। सेकेंड है एक्सपेक्टेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। कितना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट को लेके एक्सपेक्टेशन है। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है इम्प्रूवमेंट तो वो पॉजिटिवली एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन में, नहीं कर रहा तो वो एक्ट ही नहीं करेगा। एंड देन थेरेपिस्ट के वेरिएबल है, थेरेपिस्ट का कैसा पॉजिटिव नेचर है। पॉजिटिव नेचर मतलब वो क्लाइंट के साथ कितना पेशेंट है, सपोर्टिव है, ऑप्टिमिस्ट है और हीलिंग को प्रमोट कर रहा है। एंड गुड मेंटल हेल्थ। क्लाइंट थेरेपिस्ट का खुद का मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर उसकी खुद ही बहुत ज़्यादा लाइफ में डिस्ट्रेसेस हैं तो वो दूसरों को नहीं हेल्प करेगा उनके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। तो दीज वर क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट वेरिएबल। फिर हमारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में है कि इन थेरेपीज के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रेस या डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो योगा पहला हो गया। योगा में हम अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, पॉस्चर्स को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है, साथ के साथ हमारा मेंटल वेलबींग भी इंप्रूव होता है। देन वी हैव मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे अपना अटेंशन फोकस करते हैं, थॉट ऑब्जेक्ट या थॉट पे अटेंशन फोकस करते हैं बाय चैंटिंग मंत्रास। तो ये भी हमारे माइंडफुलनेस के लिए बहुत अच्छा है।
फिर है सुदर्शन क्रिया, जिसको शॉर्ट में स्काई बोलते हैं। सुदर्शन क्रिया में रैपिड ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस लेना इंक्लूड है, और इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है। हाइपर वेंटिलेशन के थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, ये स्ट्रेस को रिलीज करने में यूज़ होता है, एंजाइटी को रिलीज करने में यूज़ होता है, पीटीएसडी को रिलीज करने में यूज़ होता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड मेडिकल इलनेसेस, इन सब में बहुत बेनिफिशियल है। सब्सटेंस अब्यूज में भी अच्छा है। फिर है कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी योगा यूएस में बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में था। इसमें प्राणायाम को हमने किसके साथ कंबाइन किया है, मंत्र चैंटिंग के साथ। ये इफेक्टिव होता है मेंटल डिसऑर्डर्स पर। काफ़ी सारे रिसर्च में बताया है कि ओसीडी में भी इसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। अब इसको हम यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, डिप्रेशन के एपिसोड्स को, रिकरेंट एपिसोड्स जो होते हैं उनको कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प किसमें करता है, अपनी अवेयरनेस इंक्रीज़ करने में। अब है हमारा रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटल इल। जो लोग मेंटली इल हैं उनको हम रिहैबिलिटेशन मतलब ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे उनके सिम्पटम्स कम हो जाए, उनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाए। उनको कैसे-कैसे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो है कि रिहैबिलिटेशन के 2 की कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो रिहैबिलिटेशन का पहला कॉन्सेप्ट ये है, पहला गोल ये है कि इट फोकसेस ऑन सिम्पटम रिडक्शन, मतलब उसके अंदर डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी सिम्पटम है उसको रिड्यूस करने पे वो फोकस करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और सिम्पटम्स रिड्यूस होंगे, डिजीज़ खत्म हो जाएगी, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। While milder psychological disorders such as generalized anxiety, depression often seen as improvement in functioning as symptoms decrease, severe mental disorders like schizophrenia may require further intervention beyond symptom management. अब जो ये माइल्ड मतलब हल्के फुल्के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, अगर उनके सिम्टम्स कम हो रहे हैं ना, तो इंसान की कंडीशन बदल जाती है, उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है। लेकिन बहुत सिवियर जो डिसऑर्डर है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, उसमें अगर सिम्टम रिड्यूस भी हो गए स्टिल, उसके अलावा भी हमें कुछ ना कुछ और मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करनी होगी टू इन्फ्लुएंस और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। तो जस्ट सिम्टम रिडक्शन इज नॉट इनफ, सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। सिम्पटम रिडक्शन के अलावा क्या-क्या रिहैबिलिटेशन गोल होते हैं। तो रिहैबिलिटेशन गोल में फर्स्ट इज़ एम्पावरमेंट, दूसरा इज़ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ सफिशिएंट बनाना और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। टाइप्स क्या-क्या होते हैं रिहैबिलिटेशन से थेरेपी के, नंबर 1 इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम उनको ऐसी स्किल्स सिखाते हैं जिससे वो डिसिप्लिन में आ सके, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इंस्टिल कर सके और एंगेजमेंट को एनकरेज कर सके। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज आर यूज्ड टू इंस्टिल वर्क डिसिप्लिन एंड एनकरेज एंगेजमेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, कुछ प्रोडक्टिव करने में उनको एनकरेज करे। सोशल स्किल ट्रेनिंग फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स, उनको बातचीत करना, कॉन्वर्सेशन करना सिखाते हैं थ्रू रोल प्लेज एंड इमिटेशन, मॉडलिंग के थ्रू। एंड इससे पर्सन अपनी सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करना सीखता है, क्योंकि सपोज किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब हो जाती है। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि स्किज़ोफ्रेनिया में एलोगिया होता है, वोलिएशन होता है, बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिसमें स्पीच जो है वो नेगेटिव हो जाती है या बहुत डेफिसिट में चली जाती है। तो हम सोशल स्किल ट्रेनिंग से उनको डे टू डे कम्युनिकेशन करना सिखा सकते हैं। कॉग्निटिव रिट्रेनिंग, जितने भी मेंटल हेल्थ पेशेंट्स, मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स होते हैं, इनका अटेंशन मेमोरी बहुत स्लो हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शन बहुत स्लो हो जाता है, तो हम उनको ट्रेन कर सकते हैं वापस से उनका अटेंशन और मेमोरी एवरेज तक लाने के लिए। एंड देन वी हैव वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब अब ये लोग कुछ जॉब तो कर नहीं सकते, बट स्टिल कोई ऐसी स्किल तो हम उनको सिखा ही सकते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत ना पड़े, बट वो फिर भी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंटली फाइनेंस कर सकें। तो कैंडल मेकिंग हो गया, पेपर बैग मेकिंग हो गया, इस तरह के स्किल सिखाते हैं। इस पे भी एक केस स्टडी आई हुई थी कुछ दिनों पहले। अब उसका एक एक दूसरा वर्जन ये है कि जॉन इज़ अ 30-year-old मैन डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया, एक्सपीरियंसेस सिम्पटम्स सच एज हेलुसिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, सिग्निफिकेंट नेगेटिव symptoms like lack of motivation and social withdrawal. After receiving medication to manage his symptoms, he still struggles with daily functioning. अब स्किज़ोफ्रेनिया था, उसको हेलुसिनेशन वगैरह हो रहे थे, मेडिसिन दे दी तो हेलुसिनेशन तो कम हो गए, बट उसकी डेली फंक्शनिंग तो अभी इम्प्रूव नहीं हुई। तो उसको हम क्या कराएंगे, सबसे पहले तो हमने उसको रिहैबिलिटेशन में लाके सपोर्ट दिया। फिर हमने उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमने उसको पेपर बैग और कैंडल बनाना सिखाया। सोशल स्किल ट्रेनिंग में हमने उसको अपने पीयर्स के साथ थ्रू रोल प्ले प्रैक्टिस करना सिखाया कि वो कम्युनिकेट कैसे करेगा। और फिर हमने उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी, कॉग्निटिव ट्रेनिंग दी। कॉग्निटिव ट्रेनिंग में उसके टास्क कराए, ऐसे टास्क कराए जिससे उसका अटेंशन मेमोरी इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब स्ट्रांग हो जाए। और फिर हमने कराया वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें वो कुछ ना कुछ यूज़ करके जॉब कर सके। तो ये हमारे रिहैबिलिटेशन ऑफ द इल हो गया। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। होप क्लियर था। आस्क योर डाउट्स, अगर कोई डाउट्स है तो
यहाँ पे पीडीएफ नोट्स की अटैच्ड है। थैंक यू।